हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम पॉलिटी कर रहे हैं और जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे थे। अभी तक हमारे आर्टिकल 18 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम इसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है तो कोऑपरेट कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट कर दें आज हमारा वीडियो। और आपको बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही देसी तरीके से, आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरा अपना जो एग्जाम है वो एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा ये जो वीडियो है एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है। प्रीलिम्स में आप इसको, प्रीलिम्स मेंस में बहुत सारे इसमें जो चीजें हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ये एग्जाम्स के लिए आप देख सकते हैं। मेरा नाम है विकास सिंह और मैं इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया था, रिटर्न एग्जाम। उसको फर्दर आगे प्रोसेस में मैंने भाग नहीं लिया था, फिजिकल इंटरव्यू वगैरह होता है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आर्टिकल 19 है, देखिए अनुच्छेद 19 क्या कहता है। 19 सीधा सीधा ये कहता है कि हमारे जो संविधान है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। हमारे सिटीजन्स को कौन सा राइट प्रोटेक्ट करता है? हमारा जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या कहा गया है कि ऑल सिटीजन्स, जो सिटीजन्स है हमारे भारत देश के जो लोग हैं, ये जो राइट होगा उनको बोलने का अधिकार होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। यानी कि वो अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, वो अपना जो मन की बात है वो बोल सकते हैं, वो अखबार में बोल सकते हैं, वो न्यूज़पेपर, यूट्यूब चैनल बना के बोल सकते हैं मेरी तरह। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपको इसका अधिकार होगा। अब आपको इसमें ये महत्वपूर्ण है कि स्टेट शैल नॉट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच किस पर? फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, एक्सप्रेशन पर, एक्सेप्ट, हम इन बातों को यदि छोड़ दें जैसे कि स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान खुद कहता है कि यदि इन बातों को छोड़ दिया जाए तो सरकार आप पर रोक नहीं लगा सकती। स्टेट के पास, सरकार के पास, राज्य के पास ये पावर होगी ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। कौन से रेस्ट्रिक्शंस? रीजनेबल, जिनके पीछे कोई उद्देश्य हो, जिनका कोई तर्क हो। बिना तर्क के आप पे ये प्रतिबंध नहीं लगा सकती। उसके पीछे क्या तर्क है? उसके पीछे तर्क है कि इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, यानी कि भारत देश जो है हमारा राज्य स्टेट, जिसकी सोवरेनिटी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, इंटेग्रिटी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, है ना। सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पता चले कि कोई भी आके भारत के खिलाफ कुछ बोले, हैं, वो नहीं चलेगा। भारत के अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते। भारत के लोग, आप सरकार की देखिए, आप सरकार के आप खूब तारीफ कीजिए, है ना, आलोचना कीजिए, ठीक है। आप कुछ भी करिए, आप उनकी पॉलिसीज को आप जनता को बताइए कैसी पॉलिसी है, खराब है, बेकार है, जो भी कीजिए, पर आप देश के खिलाफ कुछ बोलते नहीं है। आप यहाँ पे बोल नहीं सकते। अगर हमारे किसी देश के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस हैं और आपकी बातों से यदि वो बिगड़ते हैं तो आप पे बिल्कुल, आप पे सेडिशन चार्ज हो सकता है, आप पे रोक लगाई जा सकती है। पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता हो, आपकी बात से दंगे हो जाएं देश के अंदर, तो आप ऐसी बात नहीं बोल सकते। डिसेंसी एंड मोरालिटी, आपकी बातों से ऐसा समाज में इमोरल वैल्यूज नहीं स्प्रेड होना चाहिए। मोरालिटी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, है ना, मोरल वैल्यूज का ख्याल रखना पड़ेगा। इन रिलेशंस टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, यानी कि जुडिशरी, जुडिशरी तीसरी के जो कोर्ट का फैसला आता है, यानी कोर्ट के खिलाफ आप कुछ बुरा भला नहीं बोल सकते। देखिए पॉलिसीज कुछ होती है वो डिस्कस होंगी, परंतु आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिस पे आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। डिफेमेशन यानी किसी की इज्जत का आप ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते, किसी की इज्जत नहीं उछाल सकते। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ठीक है, तो ये क्राइम होंगे। और आपको वैसे आर्टिकल 19 में आपको क्या क्या दिया गया है, आप इस चीज का यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आर्टिकल 19, एक मिनट, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कीजिए, क्या दिक्कत है। आप पीसफुली असेंबल कीजिए, असेंबली आप बनाइए, आप मीटिंग कर सकते हैं विदाउट आर्म्स, है ना। असेंबली असेंबल पीसफुली, आप इकट्ठे होइए, है ना, विदाउट आर्म्स। आप हथियार लेके मीटिंग नहीं कर सकते, है ना। आप पॉलिटिकल पार्टीज और यूनियन बनाइए, एसोसिएशन और यूनियन बनाइए। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती हैं ये वो आर्टिकल 19 के तहत फॉर्म होती हैं। आप यूनियन बनाते हैं, आपने लेबर यूनियन सुना होगा, मजदूर यूनियन सुना है आपने, उसी के तहत फॉर्म होते हैं। आप प्रेस, आप न्यूज चैनल बना सकते हैं, है ना, न्यूज मीडिया। आप देश के किसी भी कोने में आप थ्रू आउट फ्रीली घूम सकते हैं, मूवमेंट घूम सकते हैं, है ना। परंतु कुछ जगह पे जैसे कुछ सरकार जो रोक लगाती है, जैसे कुछ ट्राइबल एरियाज हो जाते हैं, वहां आप नहीं जा सकते कुछ, या आपके पास मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आप रिसाइड किसी भी देश में किसी भी कोने में आप रह सकते हैं, घर बना सकते हैं। आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, घर बनाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। पर कुछ जगह पे जैसे मैंने बताया कि शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, एरियाज होते हैं, वहां पे आप नहीं बना सकते। आपको यदि कोई भी बिजनेस करना हो, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। परंतु आप वो जो बिजनेस है वो सरकार लीगल होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कोई इलीगल बिजनेस, गांजा चरम ब्रीड marijuana कुछ टाइप बेचने लग जाए, है ना, तो इस प्रकार से आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगी, तो रीजनेबल रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगी वही आप पे लगाई जाएंगी। आप पे अननेसेसरली कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। देखिए एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपके लिए उदाहरण दिया, एक जर्नलिस्ट है जिसके पास कोई भी राइट है रिपोर्ट उन गवर्नमेंट के करप्शन पे, वो कोई भी रिपोर्ट निकाल सकता है ना, और एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, उस पर व्यू दे सकता है ऑन द इशू। जर्नलिस्ट मेक फॉल्स इफ जर्नलिस्ट मेक फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब गवर्नमेंट के यदि खिलाफ अगर वो झूठी रिपोर्ट छापता है तो ऑफिशियल्स तो विद इन, तो उसके मतलब सरकार को यदि फिर लोगों को कोई इंजरी पहुंचती है, कोई हार्म पहुंचता है, तो स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। मैंने आपको बताया कि जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं वो वही है, देश के सोवरेनिटी इंटीग्रिटी वो खतरे में नहीं होना चाहिए। देखिए वैसे तो आजकल जो मीडिया के लोग हैं, मुझे उनके इंटरव्यूज देखकर एक बात तो जरूर ऐसा शक होता है कि वो जो अपनी जर्नलिज्म की जो स्टडी कर रहे हैं
वो सच में वो मन लगा के कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि वो जितने भी लोगों से मैंने उनके सवाल देखे हैं ना, उनके सवाल का आप एनालिसिस करना, ऐसा लगता है कि वो किसी की चुगली कर रहे हो। फलाने ने एक नेता से कह दिया कि आपसे वो पूछ रहा है, आपसे वो पूछते हैं, फलाने ने आपके बारे में ऐसा कहा, फलाने ने आपके बारे में वैसा कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने वो कहा, आपका ये क्या कहना है। अरे आप जो व्यक्ति ने जो भी कहा हो, आप उसके प्रवक्ता हैं क्या, या आप उसके सेक्रेटरी हैं कि आप उससे जाके कंफर्म करके आएंगे कि उसने वो कहा। आप सवाल पूछिए देश से रिलेटेड, आप सवाल पूछिए करप्शन से रिलेटेड, आप सवाल पूछिए कि पॉवर्टी से रिलेटेड, आप सवाल पूछिए कि आप वो जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक कैसे की जा सकती है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, है ना। जो लोगों के जो भी कुछ बोलते हैं उससे डेमोक्रेसी को क्या खतरा हो सकता है। आप सवाल अपने तरफ से कीजिए, आपको अपने व्यूज अपने ओपिनियंस आपको वहाँ पे एक्सप्रेस करना है, ना कि किसी की चुगली करना है। तो थोड़ा सा अगर जर्नलिज्म का स्तर देश में सुधरता है तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी डेमोक्रेसी और अच्छी डीपेन और अच्छी बेहतर होगी। आर्टिकल 20 में क्या कहा है कि प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। कोई भी व्यक्ति है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्राइम के लिए उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फॉर वॉयलेशन ऑफ लॉ, जब तक कि वो किसी कानून का उल्लंघन ना कर दे एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ इंचर, ठीक है। और सब्जेक्ट फॉर पेनल्टी ग्रेटर देन डेट ऑफ माइट बी। और कोई भी व्यक्ति है जिसने एक बार क्राइम किया है उसको दोबारा उसी के लिए सजा नहीं हो सकती। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस। मैंने बताया, आप जैसे आप गाड़ी चला के ले जा रहे हैं, आपका यदि पुलिस ने चालान काट दिया है तो आप उसी को चालान को लेके घूमिए शहर भर में और बताइए कि मैं एक बार चालान कटवा चुका हूँ, और एक ऑफेंस के लिए, वो दोबारा ऑफेंस के लिए वो चालान नहीं कटेगा। आपने कोई भी क्राइम किया है, यदि आप उसकी सजा भुगत चुके हैं, उसके लिए आपको दोबारा से जेल में नहीं डाला जा सकता। तो समझ गए आप, सेम ऑफेंस के आपको ये एक बार पनिश कर दिया गया है, आप सेम ऑफेंस के लिए आपको दोबारा एक बार से ज्यादा आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। और यहाँ पे क्या बोला है कि आपने यदि जब तक कोई क्राइम नहीं किया तब तक आपको कन्विक्ट, आपको दोषी करार नहीं दिया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ए पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट कंसिडर्ड एन ऑफेंस। यदि कोई क्राइम समझा ही नहीं है, मान लीजिए आप विकास से बात करते हैं, विकास सर से बात करते हैं, तो बात करना कोई क्राइम थोड़ी ना है। आप मुझसे कोई कमेंट में कुछ सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछना कोई कमेंट थोड़ी ना है। आप पुलिस से आके कुछ पूछते हैं तो पुलिस से जाकर कुछ पूछना क्राइम थोड़ी ना है। या मान लीजिए कोई भी आप जो बात सोच सकते हैं ये वो क्राइम है ही नहीं। मान लीजिए कोई भी क्राइम, कोई आप कुछ आपने कुछ वर्क किया, कुछ एक्ट किया, वो यदि क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता तो उसके लिए आपको कन्विक्ट यानी कि आपको वो ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। तो समझ गए आप। तो आपको इसलिए सजा भी नहीं हो सकती, जब कोई क्राइम है ही नहीं तो उसके लिए सजा क्या होगी। फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ पे ये बात है। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ, बेसिकली राइट टू लाइफ। ये एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव आर्टिकल है।
आर्टिकल है, ठीक है। ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें राइट टू इंटरनेट भी आ जाता है। राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। आपको पता था क्या ये बात? राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। वो आपका मौलिक अधिकार है, आपसे इंटरनेट नहीं छीना जा सकता। एंड पर्सनल लिबर्टी, आपकी आजादी, आपका व्यक्तिगत आजादी, आपकी व्यक्तिगत आजादी। और नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, कोई किसी व्यक्ति की वो उससे लाइफ से वंचित नहीं किया जा सकता। पर्सन्स लिबर्टी, उसकी पर्सनल लिबर्टी से भी उसको वंचित नहीं किया जा सकता। एक्सेप्ट, मैंने बताया कि हर जो देखिए फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं। ये पहली पहली बात तो ये क्वालिफाइड है। क्या है? क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि जो आपको राइट्स दिए गए हैं उन पे कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जरूर होंगे। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जरूर होंगे। क्या होंगी? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जरूर होंगे। वो या तो हो सकती है देश के खिलाफ ना हो, देश को नुकसान ना हो, लोगों की लिबर्टी खराब ना हो, तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है। आप इनके वॉयलेशन पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना, तमाम बातें। आइए यहाँ पे आइए वापस। अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि जब तक कि किसी व्यक्ति ने कोई सीरियस क्राइम ना किया हो और एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो कानून में लिखित ना हो, तब तक कि उस व्यक्ति की लाइफ को नहीं लिया जा सकता। जैसे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण है निर्भया केस। निर्भया निर्भया जो केस हुआ था दिल्ली में, एक बहन के साथ में क्राइम हुआ था, रेप हुआ था। तो जो लोग थे, जो जिन्होंने जो अपराधी थे, तो उन्होंने बहुत ही सीरियस क्राइम किया, जिसके कारण उनको फांसी की सजा सुनाई गई। इसके कारण उनको फांसी की सजा सुनाई गई। तो वो प्रक्रिया के तहत सुनाई गई। ऐसा नहीं है कि उनको डायरेक्टली फांसी की सजा सुना दी गई हो। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आपने कोई मेरे खेत में से 2 मूंगफली चुरा लिया हो, मेरे खेत में से आपने आम चुराए हो, है ना, मेरे खेत में से आप निकल गए हो, आप क्रॉस कर गए हो, तो आपको सीधे फांसी की सजा सुना दे या 10 साल की सजा सुना दे। ऐसा नहीं होता जी, है ना। तो जिस काम के लिए, जिस क्राइम के लिए जो प्रोसीजर लिखा गया है, वही वही सजा उसे मिलेगी, है ना। इसके लिए जज बैठे हुए, सारी जुडिशरी सिस्टम बैठा हुआ। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि पुलिस कैन नॉट अरेस्ट यू विदाउट अ वैलिड रीजन। देखिए बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आपको चैनल मिल जाएंगे जो आपको बहुत सारा लॉ बताने वाले होते हैं। देखिए आप इंस्टाग्राम पे चाहिए जो वही फॉलो कीजिए जो आपको फायदे पहुंचाए। हर जगह आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, है ना। वैलिड रीजन के तहत ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, विदाउट फॉलोइंग proper legal procedure. Similar to a person, Similarly, a person cannot be sentenced to death without a fair trial or due process of law. किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई क्राइम दर्ज हुआ है, IFIR दर्ज हुई है, तो उस व्यक्ति को प्रॉपर फ्री ट्रायल मिलेगा। एक तो ट्रायल किया जाएगा, उसको साथ इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली FIR लिखी और डायरेक्टली उसे सजा सुना दी, नहीं। ट्रायल चलता है, पहले प्रोसीजर होता है, वकील बहस करेंगे, सबूत जुटाए जाएंगे, जज को सबूत पेश किए जाएंगे, उसके बहुत बाद सजा सुनाई जाती है। ड्यू प्रोसेस का लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब यही है कि पहले वो देखा जाएगा, प्रोसेस है जो कि ड्यू है, कानून की प्रोसेस ड्यू है, वहां पे प्रॉपर उस पर ट्रायल चलता है। देखिए
इसमें राइट टू लाइफ जो है ना, आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट्स आते हैं। ये चीज यदि आप जान लेंगे तो ये बहुत अच्छा हुआ। जैसे आपको जैसे जैसे यहाँ पे आ जाइए, राइट टू डिग्निटी। आपको लाइफ जो है डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है ना। आपके साथ आपको कोई जबरदस्ती परेशान नहीं कर सकता। राइट टू गुड हेल्थ, आपको स्वस्थ रहने का अधिकार है। इसके अंदर सरकार की जिम्मेदारी है कि जो इन्वायरमेंट होता है उसको सरकार ठीक करे, है ना। पॉल्यूशन ना फैलाए, मतलब लोग पॉल्यूशन फैला रहे हो। आपको राइट टू मतलब शांत रहने का अधिकार है। आपको आप शांत भी रह सकते हैं। आपको सोने का अधिकार है। ये बहुत अच्छी काम की चीज मिल गई है ना, सोने का अधिकार है। आपको संगीत सुनने का अधिकार है। परंतु यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि दूसरे की भी तो लिबर्टी है। आप दूसरे की लिबर्टी को आप हर्ट नहीं कर सकते। यानी कि आपको संगीत सुनना है, आपको भजन करना है, तो आप को कायदे से तो ये है कि आप खुद सुन सकते हैं। आपको यदि कुछ लोगों के साथ भजन करना है तो आप अपने घर में कीजिए। आप बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के भजन मंडली आप करना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, लाउड स्पीकर लगाकर आप संगीत सुनते हैं तो क्या होगा। एक तो हमारे आसपास जो बच्चे हैं एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनकी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है लाउड स्पीकर चलाने से। तो ये दूसरे की लिबर्टी भी हट करती है। आपको उनको भी तो शांत रहने का अधिकार है। देखिए, आपको यदि इमरजेंसी है, आप कि अगर कोई है मरीज है जिसको इमरजेंसी है, तो आप देश के किसी भी बड़े से छोटे से लेके बड़े हॉस्पिटल तक, चाहे भले वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, अगर इमरजेंसी है तो वो आपको एडमिट करने से मना नहीं कर सकता। कौन? हॉस्पिटल का मालिक। ये आपका फंडामेंटल राइट है। यदि वो मना करता है आप कोर्ट जा सकते हो। समझ में आ गया? आप कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट and detention in certain cases. No person is arrested shall be detained in custody without being informed. देखिए, कोई भी व्यक्ति है उसको डिटेन नहीं किया जा सकता, अरेस्ट करके डिटेन नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने कोई क्राइम ना किया हो। और उनको कंसल्ट, राइट टू कंसल्ट का ये उनको अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को डिफेंड करने का अधिकार है अपने आप को। उनको भैया लीगल प्रैक्टिशनर चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, यदि पुलिस उसको अरेस्ट करने आती तो पहले तो वारंट होगा। वो आप पुलिस से बोलिए कि आप मेरे को दिखाओ। ठीक है। और दूसरा कि पुलिस को रीजंस बताने पड़ेंगे, वैलिड रीजंस, कि क्यों गिरफ्तार कर रही है आपको। कारण बताना पड़ेगा क्यों गिरफ्तार करे। गिरफ्तार यदि कर लिया है कोई व्यक्ति को, मान लीजिए कोई और व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया है, तो उसके नियर कोई भी मजिस्ट्रेट है उसको 24 घंटे के अंदर, कितना, 24 आवर्स के अंदर उसे पेश करना होता है। हम यदि
नेसेसरी टाइम यानी कि जर्नी के टाइम को निकाल दें, तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो निकाल दें तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड सेड पीरियड। यदि एक निर्धारित समय है उससे ज्यादा किसी भी व्यक्ति को डिटेन नहीं किया जा सकता। निर्धारित समय उससे ज्यादा किसी को डिटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है। और एक बात आप और ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति है उसे एक वकील मिलना चाहिए, लीगल पर्सन में लीगल 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 क्योंकि उसका राइट टू लीगल उसका हेल्प का लीगल एड का एक उसका फंडामेंटल राइट है ना, तो वो मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति को थाने ले गए तो उसको वो बोलेगा, आप बोल सकते हैं कि मेरे को एक तो वकील चाहिए, दूसरा मेरे को एक फोन करना है तो फोन कर सकता है, वो किसी अपने घर पर किसी व्यक्ति से बात कर सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें थी। आप प्रीलिम्स के हिसाब से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, और मेंस के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट हैं। बाकी हम जब मेंस का एग्जाम आएगा तो हम बहुत डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप इतना ही समझिए। और एक और चीज है यहाँ पर, जैसे कि कोई भी व्यक्ति को डिटेन नहीं किया जा सकता ऐसे, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध है, जैसे रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध दर्ज है ना, अपराध दर्ज है। तो मान लीजिए पीएम आते हैं या सीएम आते हैं जिले में, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा लगता है कोई त्योहार आया है, या मान लीजिए कोई भी प्रकार का कोई इवेंट अगर होता है जिले में, तो पुलिस को पता होता है कि ये व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। किस लिए ठीक नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये व्यक्ति ठीक नहीं है। हो सकता है ये इनकी बातों से दंगे हो जाते हो हो सकता है मोरालिटी या किसी प्रकार का जो देश को, राज्य को, जिले को, लोगों को खतरा हो, तो इनको कुछ समय के लिए डिटेन कर दिया जाता है और बाद में इनको छोड़ भी दिया जाता है एक शेड पीरियड के तहत। ये लिखा है ना। तो समझ में आ गया आपको? नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड, सॉरी, नो पर्सन शैल बी डिनाइड राइट टू कंसल्ट, यानी कि वही मैंने बताया आपको, लीगल एक वकील मिलेगा, वकील से आप कंसल्ट करने का उनको अधिकार होता है, मना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ सस्पिशियस क्राइम, यानी कि अभी क्राइम पे केवल शक है उस व्यक्ति पुलिस को कि ये व्यक्ति ने क्राइम कर सकता है, तो पुलिस मस्ट इन्फॉर्म देम रीजन, वैलिड रीजन बताना चाहिए फॉर अरेस्ट, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। अलाउ देम टू कंसल्ट अ लॉयर, मैंने बताई बात ही कर चुके हैं इस पे। द पर्सन मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंटेड बिफोर जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पुलिस को प्रोड्यूस करना होता है। इफ पर्सन फेल्स टू comply with these requirements, person's detention may be deemed illegal। यदि पुलिस इन जो रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, जैसे 24 घंटे के अंदर पुलिस के वो मजिस्ट्रेट के सामने करना, लीगल प्रैक्टिस, लीगल उसकी बात मतलब लीगल पर्सन को व्यक्ति को हेल्प ना देना, मना कर देना, ठीक है। तो इन प्रकार की बातों से अगर वो पुलिस फेल होती है, इन बातों को मानने से, फॉलो करने से, खुद ही पुलिस रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा। तो वो जो डिटेंशन है पर्सन की, वो इलीगल समझी जाती है। क्या समझी जाती है? इलीगल। क्या समझी जाती है? इलीगल। तो उसके उसके खिलाफ फिर जुडिशरी जो है कानूनी कार्रवाई करेगी। तो ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आ गया।
थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक वीडियो को देखा। ये एजुकेशनल चैनल है। इसमें आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, है ना, अभी रिसेंटली पटवारी से संबंधित जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं सभी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।